हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और उसके साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा मजा आता है इस टॉपिक में पढ़ने में। और बेटा एग्जाम के पॉइंट से अगर मैं इस टॉपिक को देखूं ना, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम तो देख लो एक बार। भारत में परमाणु बम का इतिहास। भारत में परमाणु बम का क्या इतिहास है बेटा? भारत परमाणु युक्त देश कब बना, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाऊंगा। वहां मैं आपको परमाणु बम की उत्पत्ति बताऊंगा। परमाणु बम उत्पत्ति जनरेट कहां से हुआ। ठीक है, चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। टॉपिक को मैं कर रहा हूं बेटा कवर अप। बेटा जो परमाणु बम की अगर मैं बात करता हूं ना, परमाणु बम की अगर मैं बात करूं, परमाणु बम को उत्पन्न सबसे पहले परमाणु बम को जनरेट करने वाला वैज्ञानिक का नाम था जे ओपनहाइमर। क्या नाम था बेटा? जे ओपनहाइमर। जे ओपनहाइमर ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया। और सबसे पहले परमाणु बम बना कहां पर था बेटा? सबसे पहले परमाणु बम बना था अमेरिका में। अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण कब किया था? अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण कब किया था बेटा? सफल परीक्षण किया था 16 जुलाई 1945 में। 16 जुलाई 1945 में कहां पर किया था? मैक्सिको में। बेटा मैक्सिको में 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने इसका पूरा सफल परीक्षण कर दिया था। बेटा ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है बेटा। द्वितीय विश्व युद्ध को ब्राम किसने लगाया बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध को ब्राम। जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, 1939 से 1945 तक चला था, 6 साल तक। पर 1945 में इस पे बेटा ब्राम किसने लगा दिया पता है आपको? एक परमाणु बम नहीं। अमेरिका ने परमाणु बम जापान पे डला दिए। जापान पे गिर दिए 2 परमाणु बम। और जैसे ही बेटा 2 परमाणु बम जापान पे गिरे, पूछो मत क्या बवाल बचा। पूछो मत क्या हुआ। एक हाहाकार मच गया बेटा, एक हाहाकार। जब ओपनहाइमर ने बेटा मैक्सिको में इसका सफल परीक्षण किया था ना, जब ओपनहाइमर ने मैक्सिको में परमाणु बम का एक सफल परीक्षण किया था ना, ओपनहाइमर और इनकी टीम रोने लगी थी बेटा। ओपनहाइमर और इनकी टीम, जिस टीम ने ये बम बनाया था, वो टीम आंसुओं से रोने लगी थी। क्यों रोने लगी पता है? ये एक इतना खतरनाक बम था, इतना खतरनाक बम था कि ऐसा लग रहा था कि सूरज को धरती पर ला धरा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज को ब्रह्मांड से उठाकर धरती पर ला धरा हो। जब ये बम का मैक्सिको में परीक्षण किया गया था ना, अपार मात्रा में ऊर्जा जनरेट हुई थी, अपार मात्रा में। ऐसा लग रहा था कि सूर्य को पृथ्वी के ऊपर लाके धर दिया हो बेटा। ओपनहाइमर एकदम डर गए। ओपनहाइमर डर गए और डर के मारे रो पड़े। और इन्होंने रामायण का एक श्लोक बोला था, गीता का। इन्होंने गीता का एक श्लोक बोला था कि भगवान श्री कृष्ण 10 भुजाओं वाले जो भगवान श्री कृष्ण है ना, साक्षात वो आ गए। सृष्टि का जो नाश होगा ना, वो इस प्रक्रिया से ही होगा। ओपनहाइमर ने ये लाइन बोली थी कि सृष्टि का जो नाश होगा ना, वो इन्हीं चीजों से नाश होगा। ओपनहाइमर ने बना जरूर दिया, पर ओपनहाइमर की टीम ने बनाया भी, पर ओपनहाइमर को लग रहा था कि ये सफल काम नहीं कर पाएगा। और भाई साहब समय की बात ही, समय की क्या बात हुई, मैक्सिको में सफल परीक्षण हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 16 किलोमीटर का एरिया मैक्सिको में धर धर कांपने लगा था बेटा, धर धर कांपने लगा। बहुत बड़ा, मैक्सिको में जब इसका परीक्षण हुआ था, बहुत बड़ा बवंडर मचा था। ठीक है, अब बताओ ये बम जब 2-2 बम अमेरिका जापान पे डाल देगी तो क्या होगा बेटा? नरसंहार होगा बेटा, नरसंहार। देखते हैं बेटा, देखो कैसे डाला था उसने। बेटा अमेरिका ने पता है क्या किया? अमेरिका ने 2 बम 3 दिन के गैप के अंदर, 3 दिन में ही 2 बम डाल दिए। किस पर? जापान पर। बेटा जापान के 2 शहर थे। नंबर 1 लिटिल बॉय, ये बम का नाम है बेटा, ये बम का नाम है लिटिल बॉय नाम का बम। लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा पे डाल दिया बेटा। क्या तारीख को? 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में। कहा जाता है कि बेटा इस पीरियड में 80,000 लोग मारे गए, एक साथ मारे गए थे बेटा। 80,000 लोग एक साथ मरना बेटा बहुत बड़ी बात होती है। कलिंग का युद्ध मैंने बताया कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था बेटा। जैसा कलिंग में नरसंहार हुआ था ना, उसी तरीका का सेम रूप बेटा यहां हुआ था। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम बेटा हिरोशिमा पे डाल दिया।
6 अगस्त 1945 पे अमेरिका ने किस देश का था वो हिरोशिमा? बेटा जापान देश का। कितने लोग मारे गए? 80,000 लोग मारा गया था बेटा। जैसे ही बम जापान में गिरा था ना बेटा, जापान जो था 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान था, तो जापान युद्ध से ही परेशान था। वो युद्ध से ही परेशान था। और उस परेशानी में एक और परेशानी डाल दी अमेरिका ने, एक और परेशानी डाल दी अमेरिका। वो बेचारा और टूट गया, वो बेचारा और टूट गया। पर अमेरिका को दया नहीं आई। अमेरिका ने देखा कि यार युद्ध में ही पिटा पड़ा है, अब इस पर बम गिर दिया, अब शांत बैठ जाऊं। अमेरिका नहीं माना। अमेरिका ने क्या किया बेटा, 6 तारीख के बाद में तुरंत उसी महीने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का बम, बेटा फैटमैन नाम का बम नागासाकी पे डाल दिया। भैया ये बताते हैं कि टोटल मिलाकर 1,80,000 से ज्यादा लोग बेटा जब ये विस्फोट हुआ था ना तुरंत खत्म हो गए। बेटा ये जो है लिटिल बॉय ने कितने मारे थे? 80,000 लोग मारे थे बेटा। कब गिरा था लिटिल बॉय? 6 अगस्त 1945 पे। और लिटिल बॉय डाला किस पे गया था? हिरोशिमा पे। और हिरोशिमा किस देश का है बेटा? जापान देश का था। किसने गिरा? अमेरिका ने। और बेटा जो फैटमैन बम है, ये जो फैटमैन बम है ये डाला 9 अगस्त 1945 को बेटा नागासाकी पे। जैसे ये बम डले ना बेटा, पहले युद्ध में आकाश से गिरा, कहते ना आकाश से गिरा झाड़ में फंस गया, आकाश से गिरा झाड़ में फंस गया, खजूर में फंस गया। बेटा वो कंडीशन जापान के साथ बिल्कुल सूटेबल थी। रीजन क्या था? युद्ध से आकाश से गिरा, झाड़ में फंस गया। झाड़ में फंसने का मतलब झाड़ भी कटीला होता है बेटा। कटीले का मतलब 6 अगस्त पे 6 अगस्त को इसको रुला दिया बेटा। फिर ये झाड़ से नीचे गिरा तो नीचे झाड़ियों में फंस गया। नीचे झाड़ी, फैटमैन नागासाकी। 1945 में 9 अगस्त 1945 में महासंग्राम मचा दिया बेटा अमेरिका ने। अब एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तुरंत अभी। बेटा जे ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज करी, परमाणु बम बनाया। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को सबसे पहला सफल परीक्षण किया मैक्सिको में। उस मैक्सिको में जब परीक्षण किया था ना, तो जे ओपेनहाइमर और उनकी टीम बुरी तरह से रोने लगी। उन्होंने कहा कि मानवता का अंत कभी यही ना कर दे, कभी यही ना कर दे। ठीक है। उसके बाद में अमेरिका ने 1939 में से 1945 के बीच चलने वाला द्वितीय विश्व युद्ध, बेटा द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस पीरियड में कौन सी तारीख? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिर दिया। किस जगह गिरा बेटा? हिरोशिमा पे। और उस जगह पर कौन सा बम गिरा गया? लिटिल बॉय। और उसके बाद में बेटा 9 अगस्त 1945 को कुछ ही दिनों बाद नागासाकी फैटमैन नाम का बम यहां डाल दिया। बेटा जापान घुटनों पे आ गिरा। बताते हैं कि 1,80,000 लोग तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए बेटा। जैसे ही बम फटा था ना तभी खत्म हो गए थे, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और उसके बाद में कुछ हो के हाथ टूटे। देखो कहीं बम फटता है तो कुछ हैंड टू हैंड मर जाते हैं, बाकी बाद में घायल भी तो बहुत सारे हो जाते हैं, घायल भी बहुत हुए। और उसके बाद बेटा इसका जो भयानक रूप है वो आज भी जापान में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन बम में से ना रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जो हजारों तरह की बीमारियां जनरेट कर देती हैं। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं बेटा। जापान देश के इन दोनों राज्यों में आज भी ना बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। कितने साल हो गए बेटा? 1945 में गिरा था और आज हम 2020 में 21 में लगाओ, इतने साल बाद भी रेडिएशन का असर आज भी है वहाँ। कहते हैं कि बेटा जहाँ परमाणु बम गिरता है ना वहाँ कई सालों तक तो परिंदा भी पर न मारता है, परिंदा भी पर न मारे। मानवता का नाश करने के लिए परमाणु बम काफ़ी है, मानवता का नाश करने के लिए परमाणु बम काफ़ी है। अब देखते हैं बेटा भारत में परमाणु बम कैसे आया। बेटा इतिहास में बताते हैं कि परमाणु बम के जो समर्थक थे, परमाणु बम देखो, परमाणु बम मैं बताता हूं, जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद के बाद में ही 8 महीने बाद भारत में परमाणु के रिलेटिव एक अनुसंधान केंद्र बना दिया गया था, अनुसंधान केंद्र बना दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे और हमारे जो भावा हैं जहांगीर भाभा उस टाइम परमाणु उसके अध्यक्ष थे। और प्रधानमंत्री कौन थे?
हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने आपस में समझौता किया, इन्होंने बताया कि ये होता क्या है, समझाया, आपस में बातें करी, पता पड़ा कि ये इतनी बड़ी बीमारी होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जे भाभा से कहा, जहांगीर भाभा से कहा कि अगर हम इस टाइप का बम बनाना चाहें तो इस टाइप के बम को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो जे जहांगीर भाभा ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 2 साल के अंदर अंदर ऐसा बम बना लेंगे, ऐसा बम बना लेंगे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ही सिद्धांत था कि हम शांति से रहना चाहते हैं। बेटा भारत की अगर मैं बात करूं ना, भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश है। यह देश पता है कैसा है, अगर ये पहले से किसी पे वार नहीं करता, यह पहले से किसी पे वार नहीं करता है, और दूसरा अगर वार करे तो छोड़ता नहीं है। उसका रियल एग्जांपल आप अब भी देख रहे हो, भारत की कितनी सीमा दूसरे देशों ने दबा रखी है, पाकिस्तान है, इधर चीन है, फिर भी भारत कोई कार्रवाई करता है। क्यों? क्योंकि भारत कैसा देश है, भारत बहुत ज्यादा शांति प्रिय देश है। ये घटना चलती रही। अब भैया लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में तो परमाणु बम पर कुछ काम हो नहीं पाया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने इस चीज को थोड़ा सपोर्ट दिया कि परमाणु बम होना चाहिए हमारे पास। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों का कोई भरोसा नहीं है। पर उस टाइम भी इस पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का। सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बेटा। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और शांत भी हो गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और वो शांत भी हो गया। रीजन बेटा सबसे बड़ा क्या था, ये दोनों देश आपस में लड़ गए। भारत और पाकिस्तान 1971 में जब युद्ध हुआ तो ये देश लड़ गए बेटा। अब कुछ नहीं, 1971 की बात हो गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनको लगा कि हाँ हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। काश हमसे पहले अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होता तो बेटा वो छोड़ने में देर नहीं लगा था। पागलों का देश है, 2 मिनट में लपेट देता। समझ रहे हो? अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार की नॉलेज हमसे 1971 में भी परमाणु हथियार की नॉलेज पाकिस्तान के पास होती ना, तो हमें समझ जाओ तुम 1999 में जब युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध हुआ था, ये लगा लो परमाणु हथियार उस टाइम हमारे पास थे। अगर परमाणु हथियार हमारे पास नहीं होते, देखो 1999 का जब युद्ध हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियार वाले देश बन चुके थे। अगर 1998 में हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होते तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। 1999 कारगिल युद्ध में बेटा हथियार छोड़े, परमाणु हथियार छोड़े बगैर। अब क्या आता है, सबसे बड़ी बात होती है, अब आती है जब 1971 का युद्ध हो गया। अब भाई 1974 की बात बताता हूँ। 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भाई साहब प्रधानमंत्री थी 1974 में। तो इन्होंने सोचा कि हाँ भाई परमाणु हथियार होने चाहिए, किन्हीं भी देशों से लड़ने के लिए परमाणु हथियार होने चाहिए। पर परमाणु हथियार होने चाहिए भाई, बात तो सही है, परमाणु हथियार होने चाहिए, पर परमाणु हथियार आए कहाँ से? परमाणु हथियार बनता है बेटा यूरेनियम से। यूरेनियम आए कैसे? उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आए? इससे पहले जब भारत ने ये चीजें घटना घटाई ना, ये चीजें घटना घटाई कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, इसी घटना से पहले ना अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। रीजन क्या था बेटा? 5 देश थे जो परमाणु हथियार से लैस थे। 5 देश थे जो परमाणु हथियार से लैस थे। कौन कौन से देश थे बेटा? मैं बताता हूं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। अमेरिका था, रूस था, चीन था, फ्रांस था और एक और था बेटा ग्रेट ब्रिटेन। ये बेटा 5 देश ऐसे थे कि परमाणु हथियार इनके पास ऑलरेडी थे ही। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। बेटा ये 5 देश ऐसे थे, इनके पास परमाणु हथियार पहले ही से थे। तो इन देशों ने मिलकर एक चाल खेली, क्योंकि यार बहुत चतुर रहे हैं देश। इन्होंने मिलकर एक चाल क्या खेली? इन्होंने कहा कि यार अगर परमाणु हथियार और कोई देश बना लेगा तो वो शक्तिशाली हो जाएगा, वो हमारे सामने सीना ठोक कर खड़ा हो सकता है। सपोज करो तुम 4 भाई हो और हम 4 भाई हैं। अगर मेरी फैमिली में 5वां भाई आ जाए, हम 5 हो जाएं, चाचा ताऊ के मिलकर 5 हो जाएं, तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत नई तरीका की ट्रेडी भारत पे लगा दी, बहुत सारे प्रतिबिंब लगा दिए। इन्होंने एक संगठन बना दिया
उन्होंने एक संगठन बना दिया, अमेरिका को बना दिया उसका हेड। अमेरिका को क्या बना दिया? उसका हेड बना दिया कि भाई अमेरिका 1945 में जो हो गया सो हो गया, पर अब कोई भी देश परमाणु हथियार बनाए ना, अब कोई भी देश परमाणु हथियार बनाए ना। भाई साहब परमाणु हथियार ना बनाए। अब परमाणु हथियार ना बनाने के लिए अमेरिका ने 3 तरह की कमेटी बना दी बेटा, 3 तरह की कमेटी बना दी। मैं कमेटियों के बारे में बताता हूं वो कमेटी कौन कौन सी है बेटा, ठीक है बेटा। ये 3 तरह की क्या में प्रतिबिंब इन्होंने पूरे तरीका से हर देश पर लगा दिया। किसने लगाया? जो 5 बड़े देश थे जो परमाणु बम से लैस थे। कौन कौन से थे बेटा? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और आपका चीन। इन देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया और संगठन में 3 तरह की उन्होंने पॉलिसी लगा दी। नंबर 1 CTBT, NPT, NSG। CTBT, NPT, NSG बेटा, ये 3 तरह की पॉलिसी लगा दी। अब ये पॉलिसी बनाई किसने थी? ये पॉलिसी बनाई थी अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या कहा कि CTBT का मतलब क्या था कि तुम कंपेरिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेडी। इसमें क्या है कि तुम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते, ना तो जल में कर सकते, ना ही थल में कर सकते, ना ही वायु में कर सकते। पहली CTBT क्या कहती थी कि तुम परमाणु हथियार का जो परीक्षण है ना तो जल में कर सकते हो, ना ही थल में कर सकते हो, ना ही वायु में कर सकते। भाई साहब यहां से हाथ बांधे। फिर उसके बाद में NPT क्या था? NPT थी टेक्नोलॉजी बेचना, कि कोई भी देश, जो 5 देश थे, चीन, फ्रांस और रूस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, ये 5 देश थे जिनके पास परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी थी। ये पॉलिसी क्या कहती थी? NPT क्या कहती थी कि कोई भी पॉलिसी नहीं भेजेगा, टेक्निक। कोई भी देश, किसी भी देश को, हम 5 में से कोई भी देश किसी भी देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु हथियार बनाया कैसे जाता है, परमाणु हथियार बनाया कैसे जाता है। और बेटा तीसरी थी NSG। NSG का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई भी देश, हम 5 देशों में कोई भी देश किसी भी छठे देश को यूरेनियम नहीं देगा, किसी भी छठे देश को यूरेनियम नहीं देगा। भाई साहब इन्होंने क्या किया? इन तीनों प्रतिबिंबों ने भारत के बांध दिए हाथ पांव, भारत के बांध दिए हाथ पांव। अब बताओ, नंबर 1 परीक्षण ना जल में कर सको, ना थल में, ना वायु में। भाई परीक्षण करेगा, ना जल में परीक्षण कर पाएंगे, ना थल में कर पाएंगे, ना वायु में कर पाएंगे। यहां से हाथ पैर बंद हो गए। नंबर 2 परमाणु बम की टेक्नोलॉजी, टेक्निक कहां से आए, परमाणु बम के बारे में नॉलेज कहां से आए, कैसे उसे सक्सेसफुल करना है, यहां हाथ पांव बांध दिए। नंबर 3 NSG, भाई यूरेनियम कहां से आएगा, प्रॉब्लम आ गई। इन तीनों इन्होंने नीति अमेरिका ने लगाई थी, इन तीनों नीतियों ने बेटा भारत के बांध दिए हाथ पांव। बना लो परमाणु हथियार, बना लो परमाणु हथियार। पर अमेरिका ये भूल गया कि भाई साहब तुम्हारे यहां जो बड़े से बड़े अंतरिक्ष वो है ना, नासा जो है, उसमें आज भी साइंटिस्टों की गिनती भारत से ही ज्यादा है। भारत के काफी लोग नासा में बैठे हुए हैं बेटा, भारत के बहुत लोग नासा में बैठे हुए हैं, नासा के लिए काम करते हैं। वो भूल गया कि ये तो भैया पहले से ही बुद्धिजीवियों का देश है, यहां तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पड़ा है। अमेरिका ये भूल गया कि यहां तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पड़ा है। भाई साहब कुछ ना, इंदिरा गांधी ने कही तुम लगा दो जो तुम्हारे मन में लगा दो, भाई हमें ना, मतलब हमें तो परमाणु बम बनाना है। अब भैया मीटिंग कैसी बात आई कि परमाणु हथियार बने कैसे। भाई साहब नारी, जो नारी होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज हो गई। क्या होती है? नारी, बुरा मत मानी भाई, नारी, औरत, ये बहुत खतरनाक होती हैं, अपने काम को दबे पाम निकालने हैं। औरत, जो लड़की होती हैं, औरत होती है, नारी होती हैं, ये अपने काम को ना दबे पाम निकालने में, अगर इनको लग रहा है ना कि मुझे काम कराना है तो ये कोई भी टेक्निक अपनाएंगी और अपना काम निकाल लेंगी। और बाकी बस सब जाओ भाड़ में, सब जाओ भाड़ में। पहले ये अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। औरत एक ऐसी चीज है जो अपना काम निकाल लेती है। अगर उसे किसी से काम निकलवाना है ना तो भाई साहब आदमी मर जाएगा, कट जाएगा, पहले उसकी मदद करेगा, बाद में कुछ ना। सब कुछ करो, मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैंने कहा यार ये काम कर दे, कमीना करेगा नहीं। अगर उससे यही बात कोई लड़की औरत कह दे ना भाई ये काम होना है, हो जाएगा।
तो औरत में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कहानी चालू होती है 1974 के यहीं से बेटा, कहानी चालू होती है 1974 के यहीं से। यहीं पे सबसे पहला हमारे देश ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया। किसकी? उसमें क्या था? इंदिरा गांधी की में। कैसे हुआ बेटा परमाणु हथियार का? उसका नाम था इस्माइली बुद्धा। इस्माइली बुद्धा। सबसे पहला सफल परीक्षण जो परमाणु बम का हुआ उसका नाम था इस्माइली बुद्धा। पर बेटा ये इस्माइली बुद्धा ज्यादा सफल नहीं रहा, ज्यादा सफल नहीं रहा, इसलिए इतिहास में इससे कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो कहां से पुटअप होते हैं 1998 से। सबसे पहले इस्माइली बुद्धा नाम से हमारे यहां सफल परीक्षण पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। बेटा ये हुआ कैसे? इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है? लॉजिक क्या भैया, नारी बैठी थी प्रधानमंत्री, कौन है हमारे यहाँ की? इंदिरा गांधी। इन्होंने तुरंत अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति से बात करी कि हमें परमाणु बिजली घर लगाना है, हमें एक परमाणु बिजली घर लगाना है, और परमाणु बिजली घर गुजरात के तारापुर में लगाना है, गुजरात के तारापुर में। अब उन्हें क्या पता था? परमाणु, देखो परमाणु जो होता है ना, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम बिजली के काम में भी आता है, ठीक है। यूरेनियम पावर्स जो होती है, नरोरा परमाणु केंद्र है, काफी चीजें ऐसे ऐसे परमाणु केंद्र हैं जो भाई साहब बिजली बनाने के लिए परमाणु का यूज किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब क्या है, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से इनकी बैठक हुई, और बैठक हो गए, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे गुजरात के तारापुर में परमाणु बिजली घर बनाना है। और हमने सुना है गुजरात के परमाणु, उसमें 300 करोड़ का खर्चा आता है, 300 करोड़ का खर्चा आता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बैठे एकदम भाई मनी मन मुस्कुराने लगे, अरे यार परमाणु बिजली घर में तो 200 करोड़ का खर्चा आएगा, परमाणु बिजली घर में तो 200 करोड़ का खर्चा आएगा, ये 300 करोड़ का बता रही है, यहां तो 100 करोड़ का फायदा हो रहा है सीधा सीधा। पर वो बुद्धिजीवी ये ना समझ रहा ये औरत है, वो बुद्धिजीवी ये नहीं समझ रहे थे कि ये औरत है। जो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति है वो ये ना समझ रहे भैया ये औरत है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जाल बुन रही होगी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है लगा दो भैया। अमेरिका की तरफ से तारापुर में, गुजरात के तारापुर में एक बिजली घर लगा दिया गया। जब बिजली घर लग गया, बिजली घर बन गया, अब भैया बिजली का ऐसा बनाई जावे, उसके लिए चाहिए यूरेनियम। अब यूरेनियम आवे कहां से? ये भी बड़ा लफड़ा। उन्होंने कहा कि भैया यूरेनियम आएगा कहां से? तो यूरेनियम, जब बिजली घर किसने लगाया? अमेरिका ने लगाया बिजली घर, तो यूरेनियम भी अमेरिका से ही आएगा। तो भैया उन्होंने कहा कि अब यूरेनियम कैसे, यहाँ बिजली बनेगी किससे? तो उन्होंने कहा यूरेनियम से बनेगी। तो यूरेनियम आएगा कैसे? इंदिरा गांधी ने कहा यूरेनियम आएगा कैसे? तुमने तरह तरह की तो सीटीबीटी लगा रखा है, एनएसजी लगा रखा है, तरह तरह की पॉलिसी लगा रखी है, जिनकी वजह से हम तो यहाँ यूरेनियम ला ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाई तुमने सीटीबीटी लगा रखा है, एनएसजी लगा रखा है, और अपना एनपीटी लगा रखा है, ये बताओ इनके होते सोते यूरेनियम मिल जाएगा हमें? तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है चलो यार, ये परमाणु हथियार के लिए तो मांग ही ना रहे, परमाणु हथियार के लिए तो मांग ही ना रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि जब परमाणु हथियार के लिए ना मांग रहे, बिजली घर के लिए मांग रहे हो, तो यूरेनियम मिल जाएगा। छोड़ो इन जो पॉलिसी है ना, छोड़ो इन, हटाओ पॉलिसियों को, हम तुम्हें परमाणु यूरेनियम दे देंगे। उन्होंने वहां से यूरेनियम आ गया। अब जो यूरेनियम बेटा आया, उस यूरेनियम में कमी क्या थी? कमी सुनो, बिजली बनाने वाला जो यूरेनियम होता है ना, उसमें 20% ताकत या शक्ति होती है, 20% ताकत या शक्ति होती है बेटा। और जो परमाणु ये बिजली में बनाने में यूज होता है, बिजली बनाने का जो यूरेनियम होता है उसमें पावर कितनी होती है? 20%। और जो बेटा परमाणु बम के लिए यूज होता है ना, उसमें होती है 80%। भैया अमेरिका से यूरेनियम आ तो गया, जैसे यूरेनियम आया वैज्ञानिकों ने यूरेनियम देखा, यूरेनियम देखते उन्होंने कहा कि ये तो बेकार है। पर बेकार है तो इंदिरा गांधी ने बोला कि चाहे बेकार हो चाहे कैसा भी हो, तुम परीक्षण करो, देखो क्या होता है। भैया कुछ ना, पोखरण में इन्होंने 18 मई भैया वहां से यूरेनियम आ गया। यूरेनियम आके उन्होंने चेक किया वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें तो पावर कम है, ये तो 20% वाला चाहिए हमें, 80% वाला। तो भाई कुछ तो इंदिरा गांधी मुरझाई, पर उन्होंने कहा कि जो है उसी से तुम ट्राई करो। तो भैया इन्होंने 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान
पोखरण राजस्थान में एक सफल बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भाई साहब 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण में के राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण भारत की तरफ से हुआ। पहला परमाणु परीक्षण भारत की तरफ से हुआ और जैसे ये परीक्षण भारत की तरफ से हुआ, परीक्षण हो गया सक्सेसफुल, परीक्षण हो गया सक्सेसफुल। जैसे ही सक्सेसफुल हुआ बेटा तुरंत खबर पहुंचती है इंदिरा गांधी के पास और इंदिरा गांधी से कहा जाता है कि बुद्धा मुस्कुरा गए, बुद्धा मुस्कुरा गए। जो इंदिरा गांधी थी वो बड़ी खुश हुई कि हमने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। इस तरीका से भारत परमाणु बम का सफल परीक्षण करने वाला 6 नंबर का देश बना था बेटा। किस नंबर का देश बना था? 6 नंबर का। पर बेटा जो परमाणु बम का परीक्षण किया था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। 6 नंबर का देश तो बन गया पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। भाई साहब जैसे ही परमाणु बम का विस्फोट किया तुरंत अमेरिका की आंख खुल गई और अमेरिका ने क्या किया, भाई भारत कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। उसने फिर वो तारापुर को, गुजरात को, सबको भूल गया। इंदिरा गांधी तारापुर, गुजरात सबको भूल गया भाई साहब। उसने क्या किया, उसने क्या किया भाई साहब, भारत के ऊपर एक सैटेलाइट लगा दिया जो भारत पर 24 घंटा निगरानी रखने लगा। भारत के ऊपर 24 घंटा निगरानी रखने लगा। पर भारत को उसके बारे में पता नहीं था, भारत को उसके बारे में पता नहीं था। और जब भैया पता नहीं था भारत को उसके बारे में कुछ ना, परमाणु परीक्षण तो हो ही गया। अमेरिका ने सैटेलाइट घुमा दिया भारत के चारों ओर और भारत को पता ही ना कि क्या घटना घट रही है। वो सैटेलाइट इतना कामयाब था बेटा, वो नीचे के दृश्यों के फोटो खींच के तुरंत नासा में अमेरिका दिखाता था, अमेरिका दिखाता था। अब कुछ ना बात चलती रही। अब इसके बाद में आती है 13 दिन की सरकार। 13 दिन की सरकार किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। 13 दिन की जो सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी की आती है। जो 13 दिन की सरकार आई थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, 1996 में आई बेटा। याद कर लो इस चीज को, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने ये अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को परमाणु शक्ति देश बनाना। अटल बिहारी वाजपेयी का केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को परमाणु शक्ति देना, कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाए। तो इस क्रिया में सक्सेसफुल होने में भैया क्या हुआ, इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, काम होना चालू हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम और इन्होंने मिलकर काम करना चालू कर दिया। पर भैया 13 दिन के बाद सरकार गई गिर और ये पद से अपने से हट गई। और ये जो प्लानिंग थी, जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि परमाणु परीक्षण करा जाए, भाई साहब यही झोले में दब के इसकी फाइल रह गई। फिर सरकार बनी 1998 में बेटा। अटल बिहारी वाजपेयी फिर वापस आए 1998 में और इन्होंने तो भैया खुली छूट दे दी। ऑपरेशन का नाम क्या था जो 1998 में ऑपरेशन किया गया, परमाणु बम का ऑपरेशन किया गया, उसका नाम था शक्ति। बेटा पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कहाँ किया गया था? ऑपरेशन शक्ति करा गया था बेटा पोखरण राजस्थान में। कौन सी सन में कराया गया? 1998 में। इसकी पूरी कहानी डिटेल बाई डिटेल बताता हूं बेटा मैं। बेटा भारत में जो परमाणु बम की लीड समारी ना, परमाणु बम होगी कैसे, क्रिया कैसा करेगा, उसकी जो लीड समारी थी बेटा 2 राजाओं ने समारी थी। राजा कह रहा हूं बेटा, चिंता मत करना। आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम। आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों ने इसकी लीड संभाल ली बेटा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दी ना खुली छूट, कुछ भी करो, कैसे भी करो, परमाणु बम बना दो। तुम चाहे कुछ भी करो, जो तुम्हारे मन में आ रही है वो करो, जो तुम्हारे मन में आ रही है वो करो, पर परमाणु बम मुझे चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुली छूट दे दी। अब भैया जब खुली छूट मिल जाए वैज्ञानिकन को तो उनसे बड़ा कोई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया परमाणु बम के लिए काम करना इन्होंने पहले ही चालू कर रखा था। परमाणु बम के लिए यूरेनियम इन्होंने भाभा परमाणु केंद्र में यूरेनियम भी जनरेट कर लिया बेटा। यूरेनियम भी खोज लिया भारत में। भारत के केरल में यूरेनियम मिलता है बेटा, और झारखंड के भारत के केरल में यूरेनियम मिलता है। और बेटा
भारत के केरल में यूरेनियम मिलता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अपार मात्रा में। और बेटा देवगोड़ा, जादूगोड़ा की खानों में यूरेनियम मिलता है। कहाँ पे? झारखंड में। इन्होंने पहले ही अध्ययन करके यूरेनियम तो जनरेट कर लिया, यूरेनियम तो इकट्ठा कर लिया। टेक्नोलॉजी, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से फेमस है भैया। उनके पास परमाणु बम की, उन्हें टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से लेने की जरूरत ही नहीं, उन्हें दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो ठीक है भैया, परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, हम खुद जनरेट कर सकें। उन्होंने कहा ठीक है भैया। अब ये लग गए काम पर। अब जैसे ये काम पर लगे, अब भैया इन्होंने पोखरण गए। पोखरण जाकर इन्होंने एक कैंप लिया। कैंप क्या लिया इन्होंने? मिलिट्री एक्सरसाइज वाला कैंप लिया, जहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। जहाँ पोखरण, देखो 1974 में जहाँ पोखरण में परमाणु बम विस्फोट हुआ था ना, वो गड्ढे और वो क्षेत्र आर्मी के अंडर में था। तो इन्होंने वहीं पर सन 1998 में, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसी जगह हुआ था। तो वहां एक आर्मी कैंप बना हुआ था। उस आर्मी कैंप में ये सभी साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम और बी चिदम्बरम, ये सभी लोग पहुंचे एक साथ। और एक साथ पहुंच के इन्होंने वहां का मुआयना करना चालू कर दिया। बेटा सबसे बड़ी बात क्या थी, जो अमेरिका का जो सैटेलाइट घूम रहा था ना भारत के चारों ओर, ये उससे बेशक नहीं जानते थे, उसके बारे में बेशक नहीं जानते थे कि वो क्या बवाल है। पर इनको पता जरूर था कि कुछ ना कुछ अमेरिका ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रखा होगा जिससे हम परमाणु बम का परीक्षण कर ही ना पाए। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1974 में छोटे से परमाणु बम ने परीक्षण नहीं अमेरिका को हिला दिया था। तो अमेरिका को लग गया कि भारत शांत नहीं बैठेगा, वो जरूर हरकत करेगा। तो इस बात को भारत के भी साइंटिस्ट जाने कि उसने कोई ना कोई ऐसा कदम उठा रखा है हमारे ऊपर कि भगवान जाने कौन सा कदम उठा रखा है। तो कुछ ना भाई, पर काम होने लगा। अब अमेरिका को इसकी सुसक मिल जाती है। अमेरिका को पता चला कि भारत का जो प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका के कान और ज़्यादा खड़े हो गए कि भाई ये बंदा कुछ करके मानेगा। और फिर अमेरिका को कुछ दिन बाद पता चला भाई हर घर में ना विभीषण, हर घर में सतयुग से लेकर कलयुग तक विभीषण हर घर में भरे पड़े। घर का बेदी लंका ढाए। भारत के किसी लोगों ने अमेरिका बता दिया कि भाई साहब एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री आपस में मिल गए, कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला होने वाला है। अमेरिका के कान खड़े हो गए ना भाई साहब, अगर एक साइंटिस्ट और एक प्रधानमंत्री आपस में मिल गए तो कुछ ना कुछ झाड़िए वो जरूर देंगे। फिर भी अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम क्या उठाया? अमेरिका ने तुरंत भैया ये एपीजे अब्दुल कलाम बुला लिए। और एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाकर कहा कि भारत में क्या तुम साइंटिस्ट बन रहे हो? भारत में क्या रखा है? भारत में कुछ रखा है? वहां अगर लैब में स्टेबलाइजर खराब हो जाता है तो वो स्टेबलाइजर कई दिन तक तो रिपेयर नहीं होता है। उसका जब नट बोल्ट खत्म हो जाता है ना तो प्लास से ही काम कर देती है पब्लिक वहां पर। और यहाँ देखो बड़ी बड़ी मशीन है, ये है अगड़म, यहाँ तुम आओ, यहाँ तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, ये है। अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ढाक के पेड़ पर चढ़ाया। पर अब्दुल कलाम ने कह दिया भाई एक बात बता, ना मेरे आगे कोई रोने वाला, ना मेरे कोई पीछे रोने वाला, ना मेरे बीवी ना बच्चे, किसके लिए पैसा कमाऊंगा यार मैं? अब एक देश है मेरा, उसके लिए जी लेने दो मुझे, क्यों बार बार भगा रहे हो मुझे? अपने देश के लिए जी लेने दो। उन्होंने कहा ठीक है जी भाई। अमेरिका, अब उन्होंने बता दिया, अमेरिका के मुंह से निकल गया कि सैटेलाइट ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट ऐसे काम कर रहा है। भाई साहब जब अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम को समझाया पर अब्दुल कलाम के समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत मेरा, भारत महान, मुझे भारत वापस जाना है। भाई वो वापस आ गए, इंडिया वापस आके उन्होंने इस बात की खबर प्रधानमंत्री को बताई कि ऐसा ऐसा अमेरिका के साथ मेरी वार्तालाप हुई है और हमारे ऊपर एक सैटेलाइट है जो बार बार घूम रहा है, वो कम से कम 1 घंटे में हमारे ऊपर आ जाता है और हमारी एक्टिविटियों को कैच कर सकता है। हमें जो काम करना है वो ऐसा करना है कि सैटेलाइट के हम कमरे में आए ना, सैटेलाइट का जो कैमरा है उसके कैमरे में आए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। भाई साहब पोखरण में काम होना चालू हो गया। रात में पोखरण में काम होना चालू हो गया और दिन में भैया वो ऐसा मैदान बना दें जैसे मिलिट्री का मैदान हो। सैटेलाइट आवे, फोटो देखे चला जावे, सैटेलाइट आवे, फोटो लेके चला जावे। वहाँ पे जो नासा में बैठे वैज्ञानिक वो आँख फाड़ के देखे भाई हाँ भाई ठीक है, सब सही चल रहा है। और इंडिया कब काम करे? इंडिया की जो साइंटिस्ट है रात में काम करें और जैसे ही सैटेलाइट आने वाला होकर तुरंत दुबक जा करें। और सैटेलाइट जाने के बाद में, क्योंकि सैटेलाइट जो होता है वो कम से कम 1 घंटा में पोखरण के ऊपर से गुजरता था,
पोखरण के ऊपर से 1 घंटे में गुजरता था, उसे 1 घंटे का टाइम लगता था पोखरण के ऊपर फिर से आने में, तो वो वहाँ के फोटो कैप्चर ना कर पाता था। वो इतने पीरियड में काम करते थे, काम करके एकदम दुबक जा, जैसे उन्हें पता चलता कि हाँ भाई टाइम लगा के काम होता था, वहाँ टाइम लगा, हाँ सैटेलाइट आने वाला, तुरंत सब छिप जा भाई, सबको ऐसा दिखा दे भाई कि भाई यहाँ कुछ हो ही ना रहा, यहाँ मिलिट्री का काम हो रहा और कुछ काम नहीं हो रहा। इस तरीक़ा से भैया करते रहे और इस तरीक़ा से पूरा सेटअप, उन्होंने पूरा सेटअप डाल दिया, पोखरण में पूरा सेटअप डाल दिया, परमाणु बम परीक्षण की पूरी तैयारी हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री से बातें करी, प्रधानमंत्री जी से कहा कि हाँ जी हम पूरे तैयार हैं और कभी भी परीक्षण कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कही अरे भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मैंने तुझसे ये कही है कि तू परमाणु परीक्षण को परीक्षण कर, मुझे परमाणु बम चाहिए, मुझे परमाणु शक्ति चाहिए, मुझे ये ना पता कि तुम कर क्या रहे हो यार, मुझे मत छेड़ो, तुम्हें जो चाहिए बता दो वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। भैया कुछ नहीं हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ठीक है सर जो होगा देखा जाएगा। भैया कुछ ना, उन्होंने भाभा परमाणु केंद्र में यूरेनियम जो तैयार किया गया था, भाभा परमाणु केंद्र में वो यूरेनियम सीधा जहाज में आया और जहाज में आकर जोधपुर हवाई अड्डे पर वो उतारा गया। जोधपुर हवाई अड्डे पर जब वो उतारा गया तो वहां से उसे लाने के लिए कोई भी मिलिट्री का काफिला नहीं था बेटा, कोई भी मिलिट्री का काफिला नहीं था कि किसी को ये भनक लग जाए कि यहाँ कुछ चीज हो रही है, कि यहाँ कुछ चीज हो रही। किसी को नहीं पता था कि ये बिल्कुल सीक्रेट मिशन चल रहा था, किसी को भसड़ नहीं, कोई भसड़ नहीं थी इस मिशन की, बहुत सीक्रेट मिशन था। भारत के जो साइंटिस्ट जाते थे ना वहां भी आर्मी की ड्रेस पहन के जाते थे, वहां आर्मी, वहां के लोगों को भी नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट हैं या फौजी हैं, ये फौजी हैं साइंटिस्ट। जितने साइंटिस्ट जाते थे ना रोज अपने नाम बदल के जाते थे, रोज अपने नाम बदलते थे। कभी एक साइंटिस्ट गया, उसके बाद 2 दिन बाद दूसरा साइंटिस्ट गया, कभी साइंटिस्ट एक साथ भी नहीं गए वहां, कभी साइंटिस्ट वहां एक साथ भी नहीं गए बेटा। जब मिलिट्री ने यूरेनियम, जोधपुर हवाई अड्डे से जब यूरेनियम लेने मिलिट्री का ट्रक गया था ना बेटा, केवल एक ट्रक गया था, 4 आर्मी मैन गए थे, वो उस यूरेनियम को लेकर अपने बेस कैंप पे आ जाते हैं। बेस कैंप पे जैसे ही वो आ गए, पोखरण में यूरेनियम आ गया, पूरा सेटअप हो गया। अब क्या था, अब तो बम फोड़ने थे, दिवाली बनानी थी। अब दिवाली बनाने के लिए टाइम फिक्स करना था। उन्होंने कहा 9 तारीख या 11 तारीख दिवाली बना देंगे, 9 तारीख या 11 तारीख को। उन्होंने कहा ठीक है भैया। अब जो परमाणु परीक्षण होना था भाई साहब, वहां जो एक प्रतिबिंब लगा हुआ था, ना धरती पे, ना आकाश में, ना वायु में। पता है परमाणु परीक्षण क्या हुआ, गड्ढे खोद खोद कर 200 मीटर का गड्ढा खोद के धरती के नीचे परमाणु परीक्षण करेंगे। जैसे नल में बोरिंग नहीं करते तुम्हारे यहाँ, पानी नीचे से आता है, ऐसे ही परीक्षण कहाँ करा गया। जैसे समर देखिए तुमने, समर की जो मोटर होती है, मोटर कहाँ गिरी जाती है, धरती में गिरी जाती है, समुद्र में, जब वही तो पानी खींचती है। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, परमाणु बम्बों को बांध कर मशीनों से नीचे भेजा था, सुरंगों में भेजा था। परमाणु परीक्षण सुरंगों में किया गया था बेटा। अब उन्होंने क्या हुआ भैया, 9 तारीख का उनका प्लान था बम विस्फोट करने का, पर 9 तारीख को वो बम विस्फोट ही ना कर पाए। रीजन क्या था, क्योंकि मौसम हो गया था खराब। मौसम खराब का मतलब क्या था कि हवाएं चलने लगी थी। राजस्थान में हवाएं चलना एक बेसिक बात है, वहां हवा चलने लगी। हवा चलने का मतलब क्या था बेटा, जब परमाणु बम फटेगा, परमाणु बम जब फटता तो उसमें से रेडिएशन निकलता है। अगर हवा के रुख में जो रेडिएशन आ गया, जिधर का रुख चल रहा है ना हवा का, उधर को रेडिएशन चला गया, तो बेटा मोर्टिन से मच्छर मरो मत मरो, पर वह रेडिएशन थे जिधर की साइड वो रेडिएशन चला जाएगा ना, उधर साइड लाशें बिछी चली जाएंगी, बीमारी फैल जाएंगी। समझ रहे हो, मोर्टिन के धुएं की तरह रेडिएशन का काम होता है। ठीक है, तो उन्होंने 9 तारीख प्रधानमंत्री जी से बातें करी कि 9 तारीख को तो हम परीक्षण कर नहीं पाए, परीक्षण जैसे ही मौसम थमेगा हम परीक्षण कर देंगे। उन्होंने कि जब तुम्हारा मन करे परीक्षण कर दो, जब तुम्हारी इच्छा हो जब परीक्षण कर दो। भैया 11 मई 1998 3 बजे बेटा मौसम शांत हुआ। मौसम जैसे ही शांत हुआ ना, उन्होंने तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम और एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ने तुरंत परमाणु बम का परीक्षण कर माला। 2 बम पटाख देश ने फोड़ दिए। जैसे ही भैया 2 बम फटे, 2 बम फटने का मतलब ये नहीं है कि बम फट गए तो वो सफल हो गया। जैसे ही बम फटे, बम जैसे ही फटे थे ना, वो परमाणु बम धरती में थे, जैसे ही वो फटे बहुत बड़ा भूकंप आ गया बेटा, बहुत बड़ा भूकंप आ गया। भूकंप जैसे ही आया, प्रधानमंत्री पर तुरंत कॉल गई और प्रधानमंत्री से कहा कि भूकंप आ गया, सैटेलाइट में इसके फोटो जाएंगे तो वो कहेंगे कि पोखरण में इतना बड़ा भूकंप कैसे, और कहीं भूकंप क्यों नहीं। तो आप ऐसा करो, राजस्थान मौसम विभाग से बात करो और कह दो कि राजस्थान में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और सब लोग अपने घर में छिप जाओ, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।
कहने का मतलब कि कोई भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत तगड़ा भूकंप आया हुआ है। भैया कुछ नहीं, जैसे ही परमाणु बम फटे, 2 बम फाड़े उन्होंने, जैसे 2 बम फटे, 2 बम फटे, सैटेलाइट आया, सैटेलाइट ने तुरंत फोटो खींच के नासा भेज दिए कि पोखरण में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इतना धूल धूल हो रही है। तो वहां के जो नासा के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, ओए बुढ़वा पागल गमार, राजस्थान में भूकंप आया हुआ है। अभी वहां के प्रधानमंत्री ने रेडियो पे अनाउंस किया है कि राजस्थान में कोई भी आदमी अपने घर से बाहर ना निकले, राजस्थान में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है। अब उन पागलों को ये थोड़ी पता कि भूकंप ना आया, वहां तो बम फोड़ रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, वहां तो परमाणु बम का परीक्षण हो रहा है। जैसे ही परमाणु बम फटा और शांति हुई, शांतियों को उन्हें देखा, हाँ भाई परमाणु बम का तो सफल परीक्षण हो गया। अब सफल परीक्षण तो कर दिया, अब अमेरिका से डर भी लग रहा था प्रधानमंत्री को, एपीजे अब्दुल कलाम दोनों को डर भी लग रहा था कि अमेरिका अब क्या एक्शन लेगा। पर कुछ ना, भूकंप, उन्हें तो अमेरिका को यही पता था कि भूकंप है, अमेरिका को तो बस ये पता था कि भूकंप है। 2 सफल परीक्षण हो गए। अब परीक्षण हो गए, 11 तारीख को तो परीक्षण कर दिए। 11 मई 1998 में 2 बम फोड़ दिए, टक्क देसी ना। कितने बम फोड़ दिए? 3 बम फोड़ दिए, हाँ सॉरी, 11 मई 1998 में भैया 3 बम फोड़ दिए एपीजे अब्दुल कलाम ने। धाए 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 दिवाली बना दी। और दिवाली जैसे ही हुई, मौसम शांत हुई, दिवाली, रेडिएशन उन्होंने कवर किया और उन्होंने सफल, भारत में सफल परीक्षण हुआ 11 मई 1998 में परमाणु बम का। वहां जितने साइंटिस्ट थे सब हंस रहे थे, सब मजे ले रहे थे भैया। पर इसकी गूंज नजर आ रही थी पाकिस्तान में, इसकी गूंज कहां नजर आ रही थी? पाकिस्तान में भैया, पाकिस्तान में इसकी गूंज नजर आ रही, सुनते रहे ना, पाकिस्तान में इस बम फटने की गूंज नजर आ रही थी बेटा जी, कि भारत ने कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट किया है। पर पाकिस्तान को पता था कि इसने परमाणु बम परीक्षण कर लिया। पर अमेरिका को क्या लग रहा था कि भैया वहां तो तूफान ही आ रहा है, अमेरिका को यह था कि वहां तूफान ही आ रहा है। पाकिस्तान ने करा अमेरिका फोन, अरे सुन रहे हो, भूकंप सुकंप कुछ ना आया, उन्होंने तो परीक्षण कर लिया, उन्होंने तो परीक्षण कर दिया, उन्होंने तो परमाणु हथियारों का यूज कर लिया जी, उन्होंने तो परमाणु हथियार बना लिए। फिर क्या था, 11 मई को पर करे 3 परीक्षण, कोई एक्शन नहीं हुआ। 13 मई को 2 और छोड़ दिए 1998 में, 13 मई को 2 और परीक्षण कर दिए। इसके साथ भारत ने लगातार 2 दिन के अंदर अंदर 5 परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया। परीक्षण तो हो गया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, भाई समझ गए। अब क्या, अमेरिका को जब पाकिस्तान ने फोन कर दिया तो अमेरिका एकदम तितर बितर हो गया, अरे यार इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया। अमेरिका ने तुरंत भारत पे एक्शन लिया, उसने कहा कि भारत पे एक्शन ले रहा हूं। भाई जब एक्शन तो उन्होंने तुरंत नहीं लिया, कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान कौन सा कम है भाई साहब, पाकिस्तान है तुम कम मत मानो। भारत ने तो परीक्षण कर लिया 1998 में ही, 7 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भी दबा दब पाकिस्तान ने भी भाई साहब तुरंत देरी ना लगाई, और पाकिस्तान ने भी 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन बीत गए। और 7 दिन बीतते बीतते जब देखा अमेरिका, पाकिस्तान ने देखा, पहले मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने देखा कि यार इसने 5 परमाणु बम फोड़ दिए, अमेरिका ने कोई एक्शन ही ना लिया। या तो मतलब जब बाने एक्शन ना लिया, मैं भी फोड़ दे रहा हूं। उसने भी भाई, वो भी प्लानिंग कर रहा था, उसने भी 7 दिन के बाद उसने भी परमाणु बम का विस्फोट कर दिया। अमेरिका ने कहा अरे भैया भारत ने तो किया ही क्या, तूने क्यों कर दिया, भारत ने तो किया ही क्या, परमाणु बम का यूज करा ही करा, उन्होंने तो परीक्षण कर ही लिया, भाई तूने कहां से कर लिया। उसने कहां से, क्या रीजन था, सन 1971 में जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, पाकिस्तान का जब हिंदुस्तान के युद्ध हुआ था, तो भाई साहब युद्ध ना आगे बढ़ जाए, उसकी सपोर्ट, उसकी हेल्प स्टार्टिंग से ही उसकी सपोर्ट करता आ रहा है चीन। और चीन परमाणु हथियार से संपन्न देश था, चीन उसकी हेल्प करता था। परमाणु बनवाने में हेल्प किसने करी, पाकिस्तान की, चीन ने करी। और भारत का परमाणु बम बनवाने में किस देश ने हेल्प करी, किसी देश ने हेल्प नहीं करी। पर पाकिस्तान की हेल्प किसने करी, चीन ने करी। भाई साहब फिर क्या था, 7 दिन बाद पाकिस्तान ने बम फोड़ दिए। अमेरिका और ज्यादा गुस्सा, अमेरिका ने कहा अरे भाई उसने तो करा ही करा, तूने क्या कर दिया। पाकिस्तान तुरंत खड़ा होगा, वाने करो तो वादे तो कुछ ना कही, मैंने कर दिया तो मुझ पर तुम लड़े आ रहे हो। भारत को सहारा ले लिया पाकिस्तान ने कहा भारत ने कल परसों पटाखे छोड़े, उनसे तो तुमने कुछ ना कही, अब मैंने पटाखे छोड़ के देख लिए, तुम मुंह पर चढ़े जा रहे हो। और भैया ऐसी बात है, जो सजा तुम भारत देना चाहो वही सजा मुझे दे दो, जो सजा तुम भारत देना चाह रहे हो वही सजा मुझे दे दो।
हम दोनों ने परीक्षण कर लिया है, परमाणु हथियार हमारे पास हैं, पर जो है वो है। अमेरिका ने कहा कि भारत से कहा कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण सही नहीं है, भारत परमाणु बम का सही उपयोग नहीं कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण रेडियो में अनाउंस कर दिया कि हमने परमाणु हथियार बना लिया है, हम परमाणु हथियार से लैस हैं। अगर किसी देश को, हमें सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे पास परमाणु हथियार है, ये हमारे लिए ही संपन्न है। हम किसी से ढोल पीट के ये ना करें कि हम सब पे परमाणु बम है। अगर परमाणु बम को देखना है कि भारत पर परमाणु बम है या ना है, तो युद्ध के क्षेत्र में आके भिड़ लो। अमेरिका ने कहा भाई परमाणु हथियार इसने बना लिए, कॉन्फिडेंस से कह रहा बना ही लिए इन्होंने परमाणु हथियार। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार छोड़ दिए, भारत ने भी परमाणु हथियार का सफल परीक्षण कर लिया। अमेरिका ने क्या करा कि भारत और पाकिस्तान में तरह तरह के बैन लगा दिए कि इनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, इन्हें कोई अपनी चीज नहीं देगा, इनसे कोई चीज नहीं लेगा। भाई साहब, इस घटना से क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव नीचे आने लगी। साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था तो इतनी लुढ़की, पाकिस्तान के गड्ढे में ही चली गई। पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की है और ये इंडिया की है। इंडिया की अर्थव्यवस्था तो इतनी बिगड़ी, पर भैया पाकिस्तान की तो गड्ढे में ही पहुंच गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई, गड्ढे में पहुंच गई। अब कुछ ना भैया, पर भारत की अर्थव्यवस्था यहां तक कैसे पहुंची, इसका रीजन था भारत के 55 लाख मजदूर, भारत के 55 लाख मजदूर और देशों में नौकरी किया करते थे बेटा, और देशों में नौकरी किया करते थे। उन्होंने भारत की बहुत मदद करी, उन्होंने और देशों से पैसा भेजा, अपनी कमाई भेजी। भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में इन 55 लाख मजदूरों का बहुत बड़ा संयोग था। पाकिस्तान के तो भैया पूछे ही मतलब कितने आदमी बाहर हैं, पाकिस्तान के तो बहुत ना के बराबर बाहर हैं भाई। भारत के, पाकिस्तान के किसी भी आदमी को बाहर नौकरी भी नहीं मिलती है। इंडिया के 55 लाख मजदूर उस टाइम भारत से बाहर विदेशों में नौकरी करते थे, और विदेश जब उन्होंने पता पड़ा ना कि भारत में ऐसी आपदा आ पड़ी है, तो इन्होंने पता भारत में खूब पैसा भेजा और भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। रीजन क्या पता है, भारत के जो लोग हैं पाकिस्तान में कैसे बाहर कैसे डट जामे, भारत के जो लोग हैं वो बाहर नौकरी कैसे कर ले। भारत का एक जो विदेश के हैं ना, जो अंग्रेज हैं, जो अदर कंट्री के, वो पता है अगर वो कारपेंटर है तो वो कारपेंटर का ही काम करेगा, अगर वो बढ़ई है ना तो बढ़ई का काम करेगा, बिजली का काम ना कर सके। और भारत की जनता मल्टी टैलेंटेड है, जैसा तुम हो। तुम में कौन से मल्टी टैलेंटेड से ज्यादा गुण है, तुम सब में मल्टी टैलेंटेड से ज्यादा गुण है। भारत का मजदूर कैसा, मल्टी टैलेंटेड, कई को घर बनना हो और चिनाई को काम कर रहा हो मिस्त्री, और घर बनाने वाले को कहने लगे कि भाई साहब जा कट्टा रख देंगे, 2 मिनट रुको, वह काम में छोड़ के कट्टा रख देगा। बिजली को ये भी बनना है, बिजली को काम कर दो। कहने का मतलब एक ही आदमी मल्टी टैलेंटेड है, एक आदमी कई काम कर सके। पर विदेश के लोग एक आदमी एक ही काम करता है हमेशा। तो भारत किससे जीत गया, इन 55 लाख लोगों से जीत गया। भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा नहीं घबराई। अब क्या था भैया, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो तो गड्ढे में जा रही, तो भैया पाकिस्तान ने क्या करा कि साले हम तो डूब ही रहे हैं सैया, तुम्हें भी ना छोड़ेंगे। उसने क्या कहा कि चलो भैया, भारत ने, अमेरिका ने एक ही तो प्रतिबिंब लगाया है कि तुम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, तुम्हें दूसरा देश हेल्प नहीं करेगा, मत करो हेल्प, साला हम तो परमाणु बम भी बेचेंगे। पाकिस्तान ने कह दिया हम तो परमाणु बम भी बेचेंगे। भाई साहब पाकिस्तान ने क्या करा, परमाणु बम के ब्लूप्रिंट बेचने चालू कर दिए, ब्लूप्रिंट बेचने का चालू करते। उत्तर कोरिया, भाई साहब उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही बेची। पाकिस्तान ने ही उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी ना, वो पाकिस्तान ने ही बेची। कब बेची थी, जब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसकी अर्थव्यवस्था ठुस गई। यहां से पैसा मिला, कुछ अर्थव्यवस्था हुई, इसने इराक को बेच दिया, ईरान को बेच दिया, किसी को ना छोड़ा। भाई साहब अमेरिका परेशान, अमेरिका कहने लगा भाई तू ये क्या कर रहा है, तूने परमाणु हथियार बना लिए, सही बात है, पर तू परमाणु हथियार को बतासे की तरह क्यों बांट रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा देखो जी, या तो सगरे प्रतिबंध हटा दो मेरे ऊपर से, या तो सभी प्रतिबिंब हटा दो, और नहीं तो भैया मैं तो ऐसा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे डाल दूंगा, बनन दो परमाणु हथियार पूरे विश्व में। अमेरिका परेशान, उन्होंने कही पूरा जब विश्व भी परमाणु हथियार से लैस हो जाएगा फिर क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, सीधा विनाश होगा। तो अमेरिका ने क्या करा कि पाकिस्तान से उनके बैन हटा दिए। जैसे ही बैन पाकिस्तान से बैन हटे, प्रतिबिंब हटे, प्रतिबंध जो लगाए थे वो हटाए, तुरंत भारत खड़ा हो गया कि भैया
पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार का परीक्षण करो और मैंने भी करो, प्रतिबिंब दोनों पे बढ़िया लगे, मैं फिर भी शरीफाई से जी रहा हूं, उसने तो गद्दारी दिखाई है, तुम फिर भी उसके प्रतिबिंब हटा रहे हो, तो भैया मेरे संग क्या होगा। तो अमेरिका ने क्या किया कि भैया तू भी जा और तू भी जा, तुम दोनों से प्रतिबिंब हटा रहा हूं, पर ये परमाणु हथियार का ब्लूप्रिंट किसी को मत बेचना। उन्होंने कहा ठीक है जी, ना बेचेंगे। इस तरीका से भारत परमाणु हथियार में 6ठे नंबर पर आ गया। अब भैया बड़ी बात एक और ही, बड़ी बात क्या थी, बड़ी बात बताता हूं मैं। अमेरिका ने तुरंत एक केस डाल दिया, इंडिया के ऊपर एक केस डाल दिया। केस क्या था, CTBT नंबर 1, नंबर 2 NPT, नंबर 3 NSG। अमेरिका ने तुरंत क्या करा कि तुमने CTBT का उल्लंघन किया है, NPT का उल्लंघन क्या है, NSG का उल्लंघन क्या है। उन्होंने कहा कि देखो जी, उल्लंघन की अगर तुम बात करो, केस डाल दिया इंडिया पे, केस चला, इंडिया की तरफ से सफाई दी गई कि देखो जी CTBT की अगर तुम बात करो, हमने ना तो परीक्षण जल में किया, ना ही थल में किया, और ना ही करा वायु में। अमेरिका ने कहा कहां किया फिर, हमने धरती के भीतर परीक्षण किया है, हमने धरती के भीतर परीक्षण किया है। देखो धरती के भीतर ना जल में हुआ परीक्षण, ना थल पे हुआ, और ना ही वायु में हुआ। परीक्षण हुआ कहां पे, ये धरती हो गई, धरती के भीतर सुरंग बनाकर जहां परीक्षण किया गया, पहली चीज से जीत गए। उन्होंने कहा चलो ठीक बात है। अब आते NPT का तुमने उल्लंघन किया, तुम्हें टेक्नोलॉजी किसने दे की। तुरंत APJ अब्दुल कलाम हाथ खड़ा करके खड़े हो गए, हाँ जी हमें बताओ किसको कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझसे ले लो, जिसको जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए परमाणु बम बनाने की वो मुझसे ले ले। उन्होंने कहा हाँ जी APJ अब्दुल कलाम है तो इनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बताओ NSG का उल्लंघन कैसे किया, NSG का उल्लंघन कैसे किया, NSG मतलब तुम्हें यूरेनियम किसने दिया। तो उसने कहा भैया तू हमारे केरल आ जा, केरल में खूब दम का यूरेनियम है, आप हमारे केरल आइए, केरल में खूब, केरल में यूरेनियम की खान है, और अगर केरल से मन भर जाए तो फिर आप आ जाइए क्या में उसमें जादूगोड़ा की खानों में, जादूगोड़ा की खान झारखंड आ जाइए। अगर तुम्हें यूरेनियम चाहिए ना तो केरल आ जाइए भारत, या जादूगोड़ा की खाने कहां पर, झारखंड में। यूरेनियम होता है हमारे यहाँ, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। अमेरिका ने कहा भैया सही है, तुमने भाई साहब जब अच्छा काम करते हैं ना तो बुद्धि, बल, टाइम सब साथ देता है। जब भारत में परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था ना, बुद्धि ने, बल ने, शक्ति ने, सब चीजों ने भारत को शाबाशी दी। शाबाशी का मतलब भारत को सपोर्ट किया था, समझे। इस तरीका से भारत में परमाणु बम का इतिहास चालू हुआ। परमाणु बम जब बन गया था ना तो भारत ने फिर भी अनाउंस यही किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस यही किया था कि परमाणु बम का उपयोग हम सबसे पहले कभी नहीं करेंगे, परमाणु बम का उपयोग हम सबसे पहले कभी भी नहीं करेंगे। और भैया जो हम पे करेगा तो मुर्दार हम हैं भी ना। पता है गलवान घाटी में जो कलेश हुआ, बड़ा खतरनाक आदमी है अटल बिहारी वाजपेयी। गलवान घाटी में जो अटैक हुआ था अभी रिसेंटली, आपको पता है चीन ने गलवान घाटी पे करा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलता। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में बोलने को मन करता है तो उनमें बोलने को केवल पता मन किसके को करता, अटल बिहारी वाजपेयी को। मोदी हैं, मैं मोदी के बारे में भी कहता हूं कि सही है अपनी जगह, बट अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, और APJ अब्दुल कलाम जैसे कोई नहीं हो सकते। बेटा हमारी पीढ़ी है, आप लोग और हम ही पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने धरती पर 2 महान योद्धाओं को एक साथ देखा है। आपने और मैंने, आने वाली पीढ़ी ने भी नहीं देखा, और जो पीढ़ी चली गई उसने भी नहीं देखा। हम लास्ट पीढ़ी हैं, हम लास्ट पीढ़ी हैं जिन्होंने धरती पर 2 महान योद्धाओं को देखा है, एक APJ अब्दुल कलाम और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें नमस्कार करता हूं अपने दिल से, ठीक है। और देख लिया भारत में परमाणु बम का इतिहास कितना बढ़िया है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और देखो मैंने बिल्कुल देसी भाषा का यूज किया तुम्हें समझाने के लिए, देसी भाषा का यूज किया तुम्हें समझाने के लिए। परमाणु हथियार का अब अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे परमाणु हथियार के बारे में पूछा जाता है ना, पटाख बता दोगे, क्योंकि बेटा स्टोरी आसानी से याद हो जाती है, कहानी में तुम्हें सुनने में भी मजा आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट जरूर बताना, अपनी कमेंट बताना कि
आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।